So, hi everyone, namaste, good morning. Welcome to one shot revision series of CA Foundation Accounts for December 2022. ये रिवीजन सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे दिसंबर 2022 में CA फाउंडेशन अकाउंट्स अपेयर करने वाले हैं। और हम इस चैनल पे जो रिवीजन देंगे वो रहेगा CA फाउंडेशन अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम आपको हमारे चैनल पे मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की शीट दे देंगे। ठीक है, अब ये शीट कैसी होती है दिखाता हूँ मैं आपको। तो हाँ, ये रही अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की शीट। इसमें जो पास्ट के 4 एग्ज़ाम हैं उसमें हर टॉपिक में कितने कितने मार्क्स और कौन सा क्वेश्चन आया था वो हमारी शीट में तुरंत ग्रैब हो जाता है। तो वो आपको दिखाते हैं आप। ये देखिएगा, जैसे अगर हम इसमें 1.1 टाइप करेंगे तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कौन से एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आया है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप देख लीजिए। देख लीजिए, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग 1.2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा। तो आपको अगर कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर से है, वो देखना हो तो आपको यहाँ पे शीट में दिख जाएगा। देख लीजिएगा, ये पूरा व्यू है उसका। ठीक, जैसे मान लीजिए हम 9 दबाएंगे तो यहाँ पे एनपीओ का कौन सा एग्जाम है। जनवरी 21 में क्वेश्चन नंबर 2B, 4B और 5C आ गया था, कुछ 10 मार्क्स का। फिर जुलाई 21 में 10 मार्क्स का। फिर दिसंबर 21 में भी 10 मार्क्स का। तो ऑन एन एवरेज ये जो टॉपिक है ये आपका 10 मार्क्स का आता है। इस टाइप के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए डिटेल में आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो आप अगर ये देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन से। हाँ, तो ये हट गया। अब बात करते हैं कि भैया CA फाउंडेशन रिवीजन। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट थ्योरी। थ्योरी से आपका 12 मार्क्स कवर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट है उसके अंदर टोटल 6 मार्क्स आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट रहेगा उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो 6 इंटू 2 12। तो ये जो 12 क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल रहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी रहते हैं। तो थ्योरी के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है उसमें आपने देखा होगा कि इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंक्लूड किया गया है इंस्टीट्यूट ने। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला जो रहेगा यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर यूनिट 1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा। चलिए इसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, आपको आराम से इसको समझना है और इसी के साथ आपका जितना भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Introduction to business and accounting. Every individual performs some kind of economic activity like job, बिजनेस, फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा फॉर अर्निंग मनी। तो जब आप पैसा कमाने के लिए ये सब काम करते हो तो बिजनेस मीन्स एन एक्टिविटी और एंटरप्राइज एंटर इनटू फॉर प्रॉफिट। ऐसा एक्टिविटी या एंटरप्राइज जो आपने प्रॉफिट के लिए आपने स्टार्ट किया होगा। ठीक, अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल ऑफ गुड्स और दूसरा होता है सेल ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपके पास एक टेंजिबल आइटम्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आइटम हो गई, इसको आपको बेचना है तो इसको आप टच एंड फील कर सकते हो, किसी और को इसका पोजीशन दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, सर्विस मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, डॉक्टर की सर्विसेज होती है। ऐसी सर्विस जहाँ पे जो मेन पर्सन है वो कुछ एक्टिविटी करता है उसको बोला जाता है सर्विस। तो वो आपको पोजीशन आप किसी को नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मेरा पोजीशन नहीं ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। ठीक, नेक्स्ट। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी बिकॉज वाई, क्योंकि ये रिवीजन है तो फटाफट रिवाइज करते जाएंगे। नेक्स्ट, तो बिजनेस अकाउंटिंग वाइज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस विच विल बी कॉल्ड अ बिजनेस। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, लेना और देना। एक एक्टिविटी जहाँ पे एक चीज़ आप ले रहे हो दूसरी चीज़ दे रहे हो। तो लेना एक साइड हो सकता है गुड्स और सर्विस का, और उसके एक्सचेंज में कुछ समथिंग इन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन शब्द वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पैसा या दूसरा गुड्स एक्सेट्रा आप ले दे सकते हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बिजनेस। तो हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। राइट, नेक्स्ट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर, चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है, इसको बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर इन्वेस्टिंग कैपिटल लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, गुड्स एक्सेट्रा आर परचेज। नेक्स्ट,
जब आप ये सब सेटअप कर लेते हो, शॉप फैक्ट्री गोडाउन सेट किया जाता है, गुड्स परचेज किया जाएगा, गुड्स आएगा आपके पास, गुड्स कैरेज इनवर्ट भी साथ में आपको लगेगा, ये पूरी कहानी एकदम बचपने वाली है, ठीक है। द गुड्स आर सोल्ड एंड द मनी इज कलेक्टेड ऑन इट, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नाउ एज यू डू मोर एंड मोर बिजनेस, जैसे जैसे आप बिजनेस ज़्यादा ज़्यादा करते जाओगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम उन ट्रांजेक्शन्स को याद रखें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका एक नोट रख लें, कहीं पर रिकॉर्ड कर लें, एक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। मान लीजिए आजकल, जैसे मान लीजिए थोड़े दिन पहले कोविड आया था, तो कई सारे लोग चले गए, ठीक है, तो वो एक साइड न्यूज़ थी। बट उनके जाने के बाद उनके बिजनेस में किन से कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, एक्सेट्रा, एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा, आपके पास, आप खुद सोचिएगा कि आपने थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन अपने फ्रेंड से भी किया रहता है, तो इवन हमें वो भी याद नहीं रहता। तो हम एक बिजनेस में एक ही व्यापारी के साथ हो सकता है 1000 ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है कुछ और भी कर रहे हो, हमारे पास 1000 व्यापारी हो सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल पर्सन जिनसे हम बिजनेस करते हैं। अब कैसे याद रखोगे एक्यूरेटली कि आपने किसको क्या रेट से क्या सामान दिया है? हर के साथ हमारा बिजनेस का व्यवहार भी अलग होता है, तो एक फिक्स प्राइस पे हमेशा बिजनेस नहीं होता। तो देयरफॉर रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उससे अपना हिसाब भी प्रॉपर कर सकते हो और लेना देना भी प्रॉपर होता है। बिजनेस बेटा क्या होता है पता है आपको? जब आपको कोई पेमेंट करना है, आपसे पूछेगा बताइए कितना हिसाब है, वो आपको नहीं बताएगा, फिर आप अगर कम बोल दोगे तो उसको चल जाएगा वो चीज़ें। समझ रहे हो? ठीक है। So now, as you do more and more business, the volume of business will increase. It may also happen that a lot of credit transactions are involved in the business. ठीक है? It is not possible for a human being to record all such transactions accurately. Therefore, the record keeping of all transaction is necessary to know what amount is payable to whom, किसको कितना पैसा देना है, what is our profit or sales, हमारी profit और sales कितनी है, हाउ गुड वी आर इन परफॉर्मिंग एज अ बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, वॉट अमाउंट इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कितना पैसा, ठीक है, वो रिपीट चीज़ें हैं। नाउ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। बेसिकली इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उसकी एनालिसिस होनी चाहिए एंड एनालाइजिंग इट, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, तीन चीज़ होती है इसके अंदर। पहले आप रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको ट्रांजैक्शन को हम सेग्रीगेट करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे सिंगल शीट में, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। आप उस लेवल तक आ चुके हो कि आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग आप कहाँ पे करते हो? आप जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो। क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? क्लासिफिकेशन इज डन इनटू लेजर। और समराइजिंग कहाँ होती है? ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, यहाँ पे जाके आपकी समराइजिंग होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स दे आर ऑफ। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हो और दूसरा आप उससे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सको, ठीक। तो एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लोन्स। भैया आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है और क्या क्या आपकी लाइबिलिटीज़ है, क्या क्या लोन है, या तो फिर बिजनेसमैन ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, ये सब जानने के लिए इसको बोला जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसको आप एसरटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, ठीक है, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी मतलब आपके पास एग्जैक्टली जो एसेट्स है उसमें से कितना पैसा खुद का है और कितना पैसा बाहर वालों का है, और बाहर वालों को देना है तो क्या कैश पोजीशन ऐसी है कि आप बाहर वालों को पेमेंट कर सको। मजाक में मत लीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप लॉजिकल है, आप ऐसे ही याद रख सकते हो, और एग्जाम में आपको याद आ गया तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स आपके ऐसे ही ग्रैब हो जाएंगे, राइट। तो आप एक टाइमलाइन में प्रोसीजर देखिएगा, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कैन बी डिपिक्टेड एज अंडर। तो एक टाइमलाइन बना है, पहले आप बुक कीपिंग करते हो जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग वाले पार्ट में एनालिसिस नहीं होता, एनालिसिस के लिए आप अकाउंटिंग के अंदर घुसते हो। तो बेसिकली बुक कीपिंग प्लस आपका एनालिसिस, दोनों को आप क्लब करते हो तो बनता है क्या? अकाउंटिंग, ठीक है। चलते आगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि कैपिटल, आप ऑलरेडी जानते हो कि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उसको कैपिटल बोला जाता है। एसेट्स ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पोजेशंस, या तो वो प्रॉपर्टी है या तो ऐसी चीज़ें जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी, पहला, और दूसरा उसको बनाने में सिग्निफिकेंट एनर्जी और सिग्निफिकेंट एनर्जी, पैसा एक्सेट्रा लगा है उसके अंदर। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज, क्रेडिट और उधार। गुड्स, गुड्स मतलब वो आइटम जिसके अंदर बिजनेस मेनली डील करता है। अब हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, आयरन एंड स्टील ट्रेडर के लिए गुड्स क्या होगा? आयरन स्टील। कार डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? कार।
लेकिन वही कार, अगर आप कार डीलर नहीं हो, आप दूसरे तरीके से यूज़ करते हो कार को चलाने वगैरह के लिए, एक्स्ट्रा यूज़ करते हो, तो कार आपके लिए क्या रहने वाला है इसमें? एसेट्स, क्योंकि आप उससे बेनिफिट डिराइव करते हो, राइट। लेकिन अगर आप कार डीलर हो तो कार आपके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गई। नेक्स्ट, परचेस, बाइंग ऑफ गुड्स। परचेस अकाउंट के अंदर आपको याद होगा, जब आप गुड्स बाय करते हो तो उसको लेते हैं। सेल्स, सेलिंग ऑफ परचेस गुड्स, या तो फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आप सेल्स में डालते हो। ड्राइंग्स का मतलब जब बिजनेसमैन अपने घर पैसा लेके जाता है, अब हर महीने का उसका भी एक खर्चा होता है। खर्चे करने के लिए बिजनेसमैन अपने घर वो जो पैसा निकालता है, विड्रॉल करता है, अपने घर पे जाके देता है मैडम को। और वो मैडम जब वो खर्चा करते हैं, सब्जी पानी राशन एक्सेट्रा, दूध दूध, वो सब करना है, क्योंकि वही सबसे बेस नेसेसिटी है ह्यूमन बींग की। तो ये सब ड्राइंग्स के अंदर आता है। अदरवाइज किसी भी पर्पज़ के लिए अगर वो बिजनेस से पैसा बाहर निकाल रहा है, जैसे पैसा आया था तो कैपिटल इन्वेस्ट बोला गया था, वैसे अगर पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, भैया ये परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट अलग से क्यों खोला? हम चाहते थे तो हम गुड्स अकाउंट को डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सिंपल से एक देखो, क्लास में तो अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम पास में आ रहा है। एक चीज़ बेहतरीन सुन लीजिए आप, इसके अंदर क्या होता है देखो, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ का लॉजिक नहीं मिल रहा है, अकाउंट जैसे हमको 11th क्लास 11th 12th में जनरली जो टीचर रहते थे वो क्या करते थे, सीधा बता देते थे ये करना है। एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता था कि उसका रीज़न क्या है, और किसी भी चीज़ का अगर लॉजिक मिल जाए तो उसको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो सुनिएगा, इसको करके देखते हैं ना क्या गड़बड़ी हो रही है। जब आप गुड्स अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हो, तो गुड्स जब परचेस करोगे तो डेबिट होगा। सपोज हमने एक गुड्स परचेस किया 100 रुपये का, ठीक, और क्वांटिटी भी 100 है, ठीक, तो प्राइस 100 और क्वांटिटी भी 100। जब आप इसको सेल करने जाओगे, मान लो कि आपने सेल किया, तब हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी ही मान लीजिए कि हम 75 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि परचेस अगर हमने 1 रुपये में किया है तो हम सेल्स थोड़ा ज़्यादा में करेंगे। मान लेते हैं कि हम 2 में कर रहे हैं, तो ये 150 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो गुड्स अकाउंट है वो 50 रुपीज़ से क्या हो जाएगा? क्रेडिट में चले जाएगा। जबकि पोजीशन क्या है कि हमारे पास अभी भी 25 क्वांटिटी का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब मेरे यहाँ एसेट पड़ी है 25 क्वांटिटी की, तो अकाउंट भी मेरा डेबिट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री जिसमें 50 रुपीज़ मैं प्रॉफिट कमा ले रहा हूँ, 50 रुपीज़ क्रेडिट प्रॉफिट वाला पार्ट है, वो जब घुस जाएगा इसके अंदर, तो गुड्स अकाउंट अपना क्या हो जाएगा? 50 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है। जबकि ट्रू पोजीशन क्या है? ट्रू पोजीशन ये रहेगा कि 25 से हमारा प्रॉफिट है, 25 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और 50 हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो दैट्स इट, इंट्रोडक्शन यहीं तक था। चलिए अगले यूनिट में चलते, यूनिट नंबर 2। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यूनिट 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। इसके अंदर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एग्जाम में, पिछले 4 एग्जाम्स में कैसा आया है ये। तो पिछले 4 एग्जाम में इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसके चांसेस है कि इस एग्ज़ाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, और 3-4 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ ही जाता है। चलिए चालू करते हैं। यूनिट 2, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं? दीज आर अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। बिजनेस एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जिस एजम्पशंस के बेसिस पे प्रिपेयर्ड होते हैं उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट एन एंटिटी मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा। भैया ये रूल्स एंड गाइडलाइंस क्यों आ रहा है इसके अंदर? रूल्स और गाइडलाइंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर सबको एक लिबर्टी मिल जाए कि भैया अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर लीजिए, तो अपना मन लगाओगे, अपने रूल्स लगाओगे, बट जब हम उसको कंपेरेबल लेवल पे लेके आएंगे तो लोगों के अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं रहेंगे। और कंपेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कंपेयर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज सपोज आपकी कंपनी आपको किसी को सेल करनी है, या तो फिर आपको इन्वेस्टर बुलाना है, तो उसको आपके अकाउंट समझ में आने चाहिए ना, तो जाके स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पे काम आता है। आपके अकाउंट्स अगर स्टैंडर्डाइज्ड है तो एवरीबडी इज़ एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो कॉमन पॉइंट्स होंगे और वो स्टैंडर्डाइज होना ज़रूरी है।
तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लास 11th का पहला पॉइंट था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, इसको आपको सेपरेट ट्रीट करना है। जैसे कि मुकेश अंबानी अलग है, जियो अलग है, ये तो चलो टेक्निकली अलग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट अकाउंट्स के अंदर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी है तो भी आपको ओनर को बिजनेस से अलग रखना है। क्यों? क्योंकि उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया या जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप अलग से उसको लाइबिलिटी दिखाओगे, वो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइबिलिटी दिखाया जाता है। According to this concept in accountancy, we shall assume that the business is different from his owner. Owner is a separate entity. ठीक है? For example, Jio is different person and Mukesh ji is a different person. Right? Next, business is treated as a artificial person. Business को हम एक artificial person की तरह देखेंगे. Therefore, according to this concept, when businessman Mukesh ji invest money into business, it shall be treated as a liability or loan. This means business owes to Mr. Mukesh ji the capital invested by him. बिजनेस मुकेश जी को ओ करता है, मतलब एक लाइबिलिटी है। एंड इफ मुकेश जी स्पेंड्स ₹1 लाख फ्रॉम जियोस फंड्स देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए पर्सनल एक्सपेंस, को मुकेश जी का पर्सनल एक्सपेंस मान के ड्राइंग किया जाएगा एंड नॉट द बिजनेस एक्सपेंस। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल। तो ये जो कैपिटल और जो ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण हम ट्रीट करते हैं अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंट्स के अंदर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है, दैट्स इट। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव चीज़ें विदाउट मनी मेजरमेंट वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। ठीक है? इन अकाउंटेंसी ओनली दोज ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट शेल नॉट बी रिकॉर्डेड। हाँ, लेकिन आप एक साइड नोट दे सकते हो, नरेशन में आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डाल सकते हो। Next, since money is the medium of all exchange and the standard of economic value, ठीक है, ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब आप अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करोगे, ये अज्यूम करोगे कि जो बिजनेसमैन है उसका लॉन्ग टर्म गोल है कि बिजनेस को आगे लेके जाएगा। ठीक है? लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म गोल है कि वो बिजनेस को आगे लेके जाए। गोइंग कंसर्न मीन्स कंटिन्यू टिल अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब लॉन्ग का मतलब होता है 2-3 साल में बिजनेस बंद करने का इंटेंशन उसका नहीं है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट the business is continued till a long period of time. Hence, it is assumed that the businessman has neither the intention, ना उसका इंटेंशन है और ना उसको ज़रूरत है बिजनेस को क्लोज करने की। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? ये तो हमने रट लिया कि चलो उसका इंटेंशन नहीं है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है, जैसे कि आप जिस घर में रहते हो, जनरली जो इंसान अपने घर में रहता है वो इंसान उस घर को बेचने की या उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसको बेचने का इंटेंशन नहीं है। तो देयरफॉर इस एजम्पशन के बेसिस पे आपके पास जितनी भी एसेट्स है आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक? और अगर आपका बेचने का इंटेंशन होता ना तो आपको उसको बार बार रीवैल्यू करते हैं। तो हम बुक्स के अंदर जितनी भी एसेट्स है सबको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न, हमारा उसको बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, हम इसको और लंबा चलाएंगे, उस एसेट को रखेंगे बिजनेस में और बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि भैया अकाउंट्स बनाते हो तो बनाते नहीं जाना है, उसको बीच में गैप लाना है। गैप लाने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हुआ तो वहाँ तक गैप लाओ, वहाँ पे गैप ला के अकाउंट्स क्लोज करो। क्लोज करके क्या करेंगे सर? क्लोज करके आप उसके जो रिजल्ट्स है उसको पहले कैलकुलेट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे। ये ना करने से क्या होने वाला है? अगर आप रिजल्ट्स कैलकुलेट नहीं करते हो तो पहला तो ये कि आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस की स्थिति क्या है, प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, क्या कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई है। ये सब आप जब चीज़ों को ब्रेक करोगे ना तभी जाके आप देख सकते हो, तभी आप उसको एनालाइज कर पाओगे। तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो ब्रेक करने के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। डेफिनेट मतलब आपने उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, बीच से कट कर दिया कि हाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम में जाके मैं उसको क्लोज करूंगा और फिर अगेन नेक्स्ट डे से नई बुक्स चालू हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट accounting period. As per going concern, the business will continue for a long period of time, but if anything is not coming to an end, whether you will wait for it to end, क्या आप उसका वेट करेंगे कि ख़त्म हो जाए, और या तो फिर कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको उसको फोर्सफुली बीच से कट करना पड़ेगा। नो, therefore the account shall be prepared after a short period, say 1 year, and results are calculated at the end of this period. Thereafter new set of account is prepared for the next period। ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट,
अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेहतरीन, आप तो जानते होंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच इट इज अकर्ड और ड्यू। ठीक है, आप ड्यू बेसिस पे चलाते हो, अक्रूवल का मतलब होता है ड्यू बेसिस। इसका उल्टा क्या होता है, कैश बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब सपोज मैं ये आइटम बेचता हूँ, ठीक है, अब ये आइटम मेरे से कोई जाके ले गया, ठीक, तो सामने वाले ने उसको आइटम को लेके चले गया, ठीक है, तो सेल की सारी कंडीशंस पूरी हो जाती है, तो ट्रांजैक्शन चले गया, लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया, बट ये ट्रांजैक्शन क्या अक्रू हो चुका है क्या? यस सर, ट्रांजैक्शन अक्रू हो चुका है। सो देयरफॉर पैसा भले अगले साल मिले तो मैं उसको अभी डेटर दिखाऊंगा और अगले साल उससे पैसा कलेक्ट करूंगा, बट वो इनकम कब की है मेरी? करंट पीरियड के, जब ये सामान चले गया है और बाकी सारी जो कंडीशंस है जो सेल को क्लोज करती है वो सारी कंडीशंस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि भैया जिस साल आपकी इनकम आ रही है उससे जो रिलेटेड खर्चा है वो उसी पीरियड में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगेन, जिस साल आप इनकम कमा रहे हो उसको कमाने के लिए किया गया खर्चा, जिस साल इनकम को रिकॉर्ड करोगे उसी साल खर्चे को रिकॉर्ड करना है, मतलब सेम ईयर में इनकम और उसके रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अप्लाई होता है। ये क्या बोल गए सर आप, कैसे समझाता हूँ। भैया आपको जिसको भी ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा, अब तो वैसे भी रिविजनरी क्लास में तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था भैया, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले सपोज ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो आपने यहाँ पे परचेस किया है सामान, ठीक, सपोज आपने 10 की क्वांटिटी परचेस की है और यहाँ पे आप बाय सेल कर रहे हो, यहाँ पे आपने 8 की क्वांटिटी 8 की क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी है, ठीक, बचती कितनी है? बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2 की क्वांटिटी बच गई। आपको क्या लगता है क्लोजिंग स्टॉक इनकम है? नहीं, दिस इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है, इट इज़ डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कैसे? क्योंकि देखिए डेबिट साइड में जो भी डला हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के वो आपका खर्चा है, तो हमने खर्चा चढ़ाया 10 क्वांटिटी का, लेकिन हमारी सेल कितने की हुई है? 8 क्वांटिटी की सेल हुई है, तो 8 क्वांटिटी की सेल है लेकिन खर्चा कितना? 10 क्वांटिटी का। दिस इज नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि बची हुई जो बैलेंस 2 क्वांटिटी है ये आपकी कब जाके सेल होने वाली है? अगले साल। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 2 का खर्चा है हम इसको ना डेबिट में डाल दिए थे पहले जब खरीदे थे तब, तो अब उसको क्रेडिट साइड में डाल के हम खर्चे को कम करके उसको डिफर कर रहे हैं। यही आइटम उठ के यहाँ से बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट से अगले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे डेबिट साइड में चले जाता है। क्या बोल के? ओपनिंग स्टॉक बोल के। मतलब हमने खर्चा यहाँ पे किया, ऐसा हमने पहले दिखाया, फिर हमने देखा कि उतना माल बिका नहीं, तो जो बचा हुआ माल है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कॉस्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दी क्रेडिट साइड में, देयरफॉर यहां से खर्चा कम हो गया उतनी क्वांटिटी का। फिर वो उठ के बैलेंस शीट में गया, फिर बैलेंस शीट से कहाँ चले गया? अगले साल के पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पे वो बिकेगा और उसका खर्चा भी पहुंच गया। यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका। ये है लॉजिक मैचिंग कॉन्सेप्ट का। ठीक, आई होप आपको लॉजिकली चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये तो अब सबसेट हो गया गोइंग कंसर्न का, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर एसेट्स जितने भी रहेंगे बैलेंस शीट में उसको हमको रिकॉर्ड करना है एट द प्राइस एट विच इट वाज परचेज। जितने में खरीदे थे उतने पे ही हमको रिकॉर्ड करना है, बार बार उसको रिवैल्यू नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन का 2 वैल्यू रहता है, 2 पहलू रहता है, एक हाथ से दोगे एक हाथ से लोगे, ऐसे टाइप का रहेगा। ठीक है, तो लेना देना उसमें लगा रहेगा ट्रांजैक्शन के, यही बिजनेस होता है। खाली देते रहोगे तो लुट जाओगे, खाली लेते रहोगे तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा। तो देयरफॉर समथिंग इज कमिंग एंड समथिंग इज गोइंग आउट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन विल कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए डेबिट क्रेडिट 2 उसके पहलू होते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपके घर में बोल दिया जाए कि आज बिजली नहीं आएगी तो आप अपना पावर बैंक चार्ज करने लग जाते हो, ठीक है, घर पे बोल दिया जाए कि पानी 2 घंटे बाद नहीं आएगा तो आप क्या करते हो? आप बाल्टी भरना चालू कर देते हो। ये बोला जाए कि पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं तो आप तुरंत जाके पेट्रोल बढ़ाते हो। तो ये जो चीज़ें आप करते हो, ये जो रिस्पॉन्स आपने दिया, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता है ना आपका नुकसान होने वाला है तो उसके ऊपर आप अलर्ट हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अकाउंट, कि अगर आपको कोई एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड लॉसेस है, ठीक है, एक्सपेक्टेड आपने लॉस किया है, आपको लगता है कि आपका लॉस होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली
हो सकता है लॉस, तो उसको जब आपको लग रहा है, जब आपको एक्सपेक्ट हो रहा है, जब आप उसको एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, प्लस उसको मेजर भी कर पा रहे हो, मेजर मतलब क्वांटिफाई अमाउंट वाइज, तो उसको कृपया करके अपने अकाउंट्स में, पीएल अकाउंट में डाल दीजिए, खर्चा बुक कर लीजिएगा। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट इनकम पे अप्लाई नहीं करना है। पहले कमा लेना इनकम को, फिर ही रिकॉर्ड करना उसको, एक्सपेंस को पहले रिकॉर्ड करना है, लेकिन इनकम को, एक्सपेक्टेड इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। भैया जो भी प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो अकाउंट्स के अंदर, जहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ पॉसिबल होते हैं, उसमें से एक व्यू जो पकड़ के रखते हो ना, उसको सालों साल कंसिस्टेंटली अप्लाई करते जाना। बार बार अपने प्रिंसिपल्स को चेंज मत करते रहिए, ऑप्शनल आइटम को चेंज मत करते रहिएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डेप्रिसिएशन के अंदर जो मेथड होते हैं, वो मेथड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को आप अगेन एंड अगेन चेंज मत करिए, ताकि सो दैट आपका जो अकाउंट्स है वो कंपेरेबल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियलिटी। भैया बहुत बड़ी कंपनी है, एक स्क्रू खो गया, 20 रुपए का स्क्रू खो गया है, लॉस है, चलिए बुक करते हैं। जितना आप एंट्री मार रहे हो ना, ठीक है, उसके उतना बड़ा वो लॉस नहीं है। तो कंपनी की साइज को देखते हुए, कमेंसरेट टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी या एंटिटी, आप उसकी मटेरियलिटी जज करते हो। मटेरियलिटी मतलब किसी चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटी सी चीज़ खो गई, हाँ टेक्निकली ये लॉस है, आई एग्री ऑन दैट, ठीक है, टेक्निकली वो लॉस है, बट जरूरी नहीं है वो छोटा सा, इतना छोटा सा लॉस आप उसको रिकॉर्ड करो। मान लो किसी ने 1 रुपए का कॉइन था कंपनी का ड्रॉवर से, वो कहीं गिर गया, खत्म हो गया, तो 1 रुपए का लॉस हुआ। नहीं भैया चलो 1 रुपए की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मटेरियलिटी नहीं है, मटेरियलिटी लेवल लो है। तो मटेरियलिटी लेवल लो का मतलब ये होता है कि वो चीज़ बिजनेस को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है। देयरफॉर वैसी आइटम्स को अकाउंट के अंदर मत लेके आ जाओ जो आइटम्स बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। अब ये जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करेगा अलग अलग एंटिटी का, अलग अलग उसकी साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। ठीक। द टर्म मटेरियल सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव टर्म का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति उसको अपने अपने नज़रिए से देखेगा एंड विल डिपेंड ऑन द पर्सनल जजमेंट। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहेगी। द मटेरियलिटी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनी आइटम एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपको इंस्टीट्यूट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्लीज डिस्क्राइब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉर 4 मार्क्स। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब ये 3 ऐसे एजम्पशंस है कि ये जो 3 प्रिंसिपल्स है, ये आपका जो बुक पढ़ने वाला, जो बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ने वाला इंसान है, बाय डिफॉल्ट मान रहा है, बाय डिफॉल्ट कि ये तीनों हमेशा ही फॉलो किए जाएंगे अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। गोइंग कंसर्न बात हो गई है, कंसिस्टेंसी की बात हो गई है, तीसरा अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में आते हैं। अब ये एजम्पशन कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में लिखा हुआ है। और अगर कोई कंपनी इनको फॉलो नहीं कर रही है या कोई डाउट है इनके फॉलो करने में, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोजर देगी पैराग्राफ के फॉर्म में कि भैया हमने ये जो प्रिंसिपल्स है ये फॉलो नहीं किए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप आंसर में डाल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए भाई, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये आपको एक तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है, दूसरा स्टेट ट्रू और फॉल्स, तीसरा देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वर्सेस मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो दोनों का आप डिस्क्राइब करिए अलग अलग। ठीक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन एक्सेट्रा। चलिए ये वाला पार्ट यूनिट 2 यहीं तक था, अपन अगले पार्ट में मूव करते हैं। यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। देखिए एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स मतलब पैसा गया और पैसा आया, इन दोनों का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल मतलब नॉर्मली लॉन्ग टर्म और रेवेन्यू मतलब नॉर्मली शॉर्ट टर्म। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद इंस्टीट्यूट का ये सेकंड फेवरेट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का फिक्स है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 वाले में। तो चलिए फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शन इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, क्यों करोगे आप, क्योंकि रेवेन्यू वाले आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं और कैपिटल वाले आइटम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और वो बैलेंस शीट में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू आइटम कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू के आइटम्स कौन से हैं और प्रॉफिट लॉस में लेके जाने के हैं, और कैपिटल अकाउंट्स कौन से हैं तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाना है, राइट। कैपिटल आइटम्स आर जनरली लॉन्ग टर्म आइटम्स एंड हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 1 ईयर, राइट। रेवेन्यू आइटम्स आर जनरली शॉर्ट टर्म एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी एसेट। इससे कोई एसेट नहीं होता, इमीडिएट कंजम्पशन, इमीडिएट बेनिफिट के लिए होते हैं, एंड मीन्स इमीडिएट बेनिफिट एंड शैल बी कंसिडर्ड एज करंट ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो और खत्म कर दो उसको लंबा लेके नहीं जाना रेवेन्यू आइटम्स को,
ठीक है। फैक्टर्स कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल रेवेन्यू, थ्योरी का एक क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का कि बताइए कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा बोलोगे कैपिटल है, कौन सा बोलोगे रेवेन्यू है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या बोलता है, अगर मैं एक फर्नीचर डीलर हूँ, ठीक है, मतलब मेरा काम ही फर्नीचर का, तो जो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ 2000 रेवेन्यू आइटम्स, क्यों, क्योंकि मुझे अभी लेके अभी सेल कर देना है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर डीलर नहीं हूं, मैंने फर्नीचर लगाया अपने ऑफिस में और उसको लंबा चलाऊंगा मैं, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर परचेस किया वो होगा रेवेन्यू, और अगर फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और फर्नीचर परचेस किया तो हो गया कैपिटल। तो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा होता है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, बार बार एक ही एक्सपेंडिचर को किया जा रहा है, जैसे कि सैलरी। देखो, एक महीना काम किया एम्प्लॉय ने, आपने उसको सैलरी पे किया, फिर अगले महीने उसने काम किया, उसका सैलरी आप पे कर रहे हो, फिर अगले महीने काम किया, उसने सैलरी पे कर रहे हो, बार बार हो रहा है, ठीक है, रिकरिंग नेचर है। तो ये रेवेन्यू है कि इमीडिएट आप बेनिफिट ले रहे हो, फिर से कर रहे हो, फिर बेनिफिट ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इस तरीके की साइकिल चलते जा रही है अगेन एंड अगेन, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग नेचर। इसके बाद पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या है, देखो रिपेयर दो टाइप के होते हैं। अगर आप एक सेकंड हैंड मशीन परचेस करते हो और पहली बार रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, पहली बार अगर आप रिपेयर करोगे तो उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो उस एसेट को पहली बार यूज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर आप बार बार रिपेयर कर रहे हो, एक तो रिकरिंग नेचर है और दूसरा उसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, एग्जिस्टिंग चीजों को मेंटेन कर रहा है, तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, आपने ऐसा कोई खर्चा किया जिससे रेवेन्यू बढ़ जा रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूं, मान लीजिए मैं ऐसा कोई खर्चा कर रहा हूँ जिससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैंने मशीन में ऐसा छोटा सा इक्विपमेंट लगा दिया कि फ्यूचर में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और ये जो बेनिफिट है ये मेरा लंबे समय तक चलने वाला है, तो इससे मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। भाई पहले मैं अगर एक साल में 1 लाख यूनिट बनाता था, तो ये जो डिवाइस मैंने अटैच किया ना, ठीक है, मशीन में, इससे मेरा 1.5 लाख यूनिट बनने लग गया। तो ये जो डिवाइस का खर्चा है ये कैपिटल है, और डिवाइस अटैच करने से कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है, बस एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मेंटेन की जा रही है, और या तो फिर कूलिंग वूलिंग हो जा रहा होगा, तो उसको आप रेवेन्यू में ले लोगे, राइट। इसके बाद मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले जो प्लेट्स लेते हैं ना, वो नॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, ऐसा आप मानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो साइड से गिर गई, ठीक है, साइड से गिर गई तो टूट जाएगा ना, क्रॉकरी है वो, तो इसका जो खर्चा होता है वो नॉर्मली लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। छोटा सा अमाउंट है भाई, प्लेट है, छोटा सा अमाउंट है, पेन है, ठीक है, पेन एक एसेट है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं होता। क्यों, 10 रुपए की पेन है यार, रेवेन्यू में डाल के खत्म करो प्रॉफिट एंड लॉस पे, कहाँ उसको एसेट बनाओगे बैलेंस शीट में, पेन अकाउंट, वाह एसेट में पेन दिख रही है, ठीक है। इरेजर, ठीक है, एसेट है, लॉन्ग बेनिफिट देगी, बट छोटी सी अमाउंट इन्वॉल्व है ना, तो स्टेशनरी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, तो स्टेशनरी को इसीलिए रेवेन्यू आइटम मानते हैं, तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंडिचर माना जाता है उसको, राइट, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन का बाइफर्केशन, ठीक, कैपिटल या तो फिर रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स विच इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी को जो बढ़ा दे, परचेस ऑफ मशीन, राइट। नेक्स्ट रिसीट्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक, लॉन्ग टर्म लोन एक्सेट्रा। अब रेवेन्यू के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट ओनली फॉर करंट ईयर, इमीडिएट बेनिफिट, चॉकलेट लिया खा ली, इमीडिएट बेनिफिट, ठीक है। कुछ आइटम परचेस किया तुरंत यूज हो गया, इमीडिएट बेनिफिट, स्टॉक लिया और तुरंत बेच दिया, इमीडिएट बेनिफिट, परचेस ऑफ स्टॉक एग्जाम्पल। अब रिसीट्स क्या होता है, सेल्स, ठीक है। मनी रिसीव फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, रेगुलर बिजनेस से जो आपको पैसा आया ना उसको बोलोगे आप रेवेन्यू आइटम। करंट एसेट क्या होता है, डेटर्स का पैसा आना, ठीक है, और स्टॉक बेच के पैसा आ गया, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सेल ऑफ स्टॉक, राइट। 2 मिनट आप इसको रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखिए सबसे पहला होगा बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, इसमें ओनली करंट ईयर। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल आइटम जो होती है बैलेंस शीट में जाती है, और रेवेन्यू आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। नेचर नॉन रिकरिंग या रिकरिंग होता है, बार बार रिपीट होता है, रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट होता है। नीड फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, रनिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, अगर मेरा 100 का यूनिट है, खर्चा की तो 100 ही रहेगा, तो फिर वो रेवेन्यू हो गया। और अगर मेरा 100 का प्रोडक्शन है और मेरा 100 प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन मेरा 150 हो गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, और यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंस
इंकर किए गए हैं उसको उसी पीरियड में ले लो, ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बोलता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। चलिए अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट सिनारियोज, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सीधा सीधा इसका एग्जांपल आता है कि बताओ ये खर्चा हुआ, बताओ कैपिटल है कि रेवेन्यू, और क्यों है। तो अगर प्लांट मशीनरी परचेस कर रहे हो या तो फिर कोई और एसेट परचेस कर रहे हो, उस केस में देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है। टोटल कॉस्ट मतलब आप उसको कैपिटल में ले लोगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर आपने पहली बार मशीन परचेस की है तो मशीन खरीदने का खर्चा नहीं, मशीन को फैक्ट्री में ला के चालू करने तक का खर्चा, कि मतलब बटन दबाया और मशीन चालू और हमारे काम की हो जाए। सिर्फ मशीन खरीदने का खर्चा नहीं, बाकी खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और उसको पहली बार कॉस्ट में लेने हैं। और कॉस्ट में लेने का मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो सबसे पहले जब आप टोटल कॉस्ट देखोगे मशीन की, एक तो परचेस प्राइस इन्वॉल्व होता है, दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाड़ा लेता है ना। अगर आपने कभी फ्रिज खरीदा होगा तो रिक्शा वाला घर आके पर्ची आपको पकड़ाता है, राइट। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, भाई यहाँ पे मशीन आई, आपको पता है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे मशीन है, वो घर के साइज की बड़ी मशीन होती है। उस मशीन को यहाँ पे लाया जाता है पार्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर वहाँ पे एक उसका बेस बनाया जाएगा कंक्रीट का, एक बेस, ठीक है। मशीन को जमीन पे तो नहीं रख दोगे कि जमीन पर पड़ा हुआ है, कि जमीन पे पड़ा हुआ है, पानी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है और ऐसे खराब हो जा रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर बेस बनाया जाता है, तो उस बेस का खर्चा, ठीक है। एनी अदर एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया, वो पूरा फिटिंग कर, ये सारा एक्सपेंस, मतलब पहली बार का सारा खर्चा। आपको क्वेश्चन में अगर पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व इन परचेस ऑफ मशीन वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो रहा है, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ब्रिंगिंग द मशीन फ्रॉम फैक्ट्री टू अवर फैक्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। अब बात करेंगे यूज्ड और सेकंड हैंड मशीन की। अगर मान लो हमने किसी से यूज मशीन खरीदी है, तो वो अपने हिसाब से चला रहा था और वो खराब हो गई, तो पहली बार हमारे बिजनेस में तो पहली बार चालू हो रही, सेकंड हैंड है तो क्या हो गया, हमारे बिजनेस में तो पहली बार परचेस हुई ना। तो इस केस में जब ये पहली बार बिजनेस में यूज होगी तो पहली बार आप रिपेयर भी कराओगे अपने हिसाब से, कुछ पेंटिंग कराओगे, कुछ भी कराओगे, और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन अपना फिटिंग करेगा उसको, ये सब खर्च है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है पहली बार। और इसका इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन बताइए, ओवरहॉल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल रिपेयर एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर सेकंड हैंड मशीन वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू, आपका आंसर क्या होगा, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई, बिकॉज ओवरऑलिंग मतलब फिर से आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने मशीन, अपनी फैक्ट्री में पहली बार, ठीक है, इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक। परचेज प्राइस, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, फर्स्ट टाइम रिपेयर ना, ये सब, ये जितने भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं ना सेकंड हैंड मशीन में, वो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, वो कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। इसके बाद जब आप बात करते हो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने की, अब इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज प्राइस, फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को, वो सब इंक्लूड होगा। लीगल फीस टू एक्वायर, ब्रोकरेज कमीशन, आपको क्वेश्चन आएगा बताओ लीगल फीस टू एक्वायर अ लैंड और बिल्डिंग, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कैपिटल है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है, क्योंकि लैंड की टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है ना, ठीक है। रजिस्ट्री चार्जेस पेड फॉर लैंड, बताइए कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल होगा। बाउंड्री चार्जेस, हमने जमीन खरीदी उसमें बाउंड्री बनवाई, हर जमीन पे पहले से बाउंड्री नहीं बनी होती है, ठीक है ना, खुद को बनानी पड़ती है, तो पहली बार जो बाउंड्री बनाई वो चार्जेस कौन से हैं, कैपिटल वाले हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए डिजाइन एंड लेआउट चार्जेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल है कि रेवेन्यू है, कैपिटल है। आर्किटेक्ट फीस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल। इंटीरियर फीस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, कैपिटल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टील खरीदा गया, क्यों खरीद रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील खरीद रहे हो, ठीक है। ईंटें खरीद रहे हो, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स क्यों खरीद रहे हो, फॉर अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद सीमेंट परचेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ लेबर, हमने लेबर का पेमेंट किया, नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन लेबर का पेमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये लेबर कौन से वाले हैं, जो कंस्ट्रक्ट करे बिल्डिंग को, तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टीट्यूट का एकदम फेवरेट एरिया, कि बताइए हमने एक टेम्पररी हट बनाया है, ठीक है। आप कहां पे कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म है, लेकिन भाई टेम्पररी हट जरूरी था बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि उस टेम्पररी हट में कौन रह रहा था, वहां पे या तो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो हमने खरीदा ना, ईंटें वीटें खरीदा, सीमेंट खरीदा,
वो पड़ा होगा, या तो फिर हमारे लेबर रह रहे होंगे। ये ज़रूरी खर्चा है ना भाई बिजनेस का, ये ज़रूरी खर्चा है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इसको भी आप कैपिटल में लोगे। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि टेम्प्ररी वर्ड बोला, टेम्प्ररी शॉर्ट टर्म, ठीक है, लंबे समय तक के लिए नहीं है। हमने क्या रख लिया कि लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल है, शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू है। तो यहाँ पे टेम्प्ररी वर्ड लिखा है, एग्जाम में देखेंगे टेम्प्ररी, सीधा मार दो रेवेन्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट फंसाएगा। टेम्प्ररी हट किसके लिए है? फॉर लेबर एंड मटेरियल। तो इसको आप कहाँ पे लोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोगे। याद रखना, ये जितना भी अपन डिस्कस करें ना, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को उड़ाने का खर्चा। भाई डायनामाइट लगा के उड़ाना पड़ेगा, डायनामाइट फोकट का थोड़ी ना आता है, तो वो सब खर्चा इंक्लूड किया जा रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में। मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक ओल्ड बिल्डिंग आप खरीद रहे हो, ठीक है, परचेज प्राइस, फर्स्ट टाइम रिपेयर कराओगे, व्हाइट वॉशिंग करवाओगे। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन अगेन, व्हाइट वॉशिंग ऑफ यूज बिल्डिंग परचेस्ड। यूज, आपने यूज बिल्डिंग परचेस की, वहां पे व्हाइट वॉशिंग हो रही, बताओ कैपिटल के रेवेन्यू। आप बोलोगे शॉर्ट टर्म है रेवेन्यू, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा? कैपिटल है, ये सब कैपिटल है, राइट। इसके बाद इंटीरियर की फीस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ब्रोकरेज चार्जेस, सब कुछ। अभी ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है सर? ब्रोकरेज चार्जेस मतलब जब आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है तो आप खुद थोड़े ढूंढने जाओगे, हर गली गली घूम रहे हो गाड़ी लेके। भाई किसी को हायर कर लो, वो घूमेगा, हम उसको चार्जेस पे कर देंगे, राइट। छोटा सा अमाउंट होता है आपके लिए। इसके बाद अमाउंट इंकर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब एक सिनेमा हॉल स्टार्ट करना है, उसका लाइसेंस लोगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट तो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा ना। एक बार लाइसेंस ले लिया, लॉन्ग टाइम तक। अगर रिन्यूअल है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम फीस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पार्ट्स ऑफ मशीन चेंज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पार्ट्स ऑफ मशीन चेंज फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप देखना, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इंस्टीट्यूट बार बार पूछती है आपसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताइए ट्रू फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स? बताओ। ये फॉल्स है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो ऑब्टेन करते हो लाइसेंस, दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखो, इंस्टीट्यूट ने फिर पूछा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, नवंबर 18, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है यहाँ पे, ये रेवेन्यू बोल रही है इंस्टीट्यूट, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली ये क्या है? ये है आपका फॉल्स। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी, यहां पे आपको इंस्टीट्यूट फंसा रहा है टेम्पररी वर्ड में, विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वर डेमोलिश व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी। डेमोलिश किए गए, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट, बताइए ट्रू की फॉल्स? इट इज ट्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट वॉज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस MSXYZ एंड कंपनी रन्स अ कैफे, एक कैफे रन कर, दे रिनोवेट किया उन्होंने, फिर से नया कर दिया कैफे को। सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वर इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18। क्या हुआ? रिनोवेशन किया, उससे कुछ स्पेस खाली हो गई। पहले मेरी सिटिंग कैपेसिटी 15 की थी, अब वो 18 की हो गई। अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई ना, तो मेरा रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड वॉज 30,000 एंड वॉज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलो इट इज फॉल्स, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी 15 से 18 तक बढ़ गई है, और वो खर्चे जो हमारी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ा दे, वो कौन से होते हैं? वो कैपिटल होते हैं। फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। लाइफ टाइम मेंबरशिप, एक बार फीस पे करना है तो रेवेन्यू की कैपिटल है ना, लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। आप बोलोगे फॉल्स बिकॉज इट इज लाइफ लॉन्ग, वन टाइम फीस है, रिकरिंग नहीं होता, तो आप इसको क्या बोलोगे? कैपिटल बोलोगे, ठीक। इसके बाद अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ द रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस विल जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी। यस, ट्रू, द अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस। ऐसा खर्चा कर रहे हो जो आपके एक्सपेंस को कम कर देगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जांपल हाउ आर दिस रिसीट्स ट्रीटेड। हमेशा इंस्टीट्यूट आरटीपी से क्वेश्चन पूछता है। आरटीपी इज जस्ट लाइक जो हमको रिवीजन टेस्ट पेपर मिलते थे ना, मैडम बोलती थी ना बेटा इसको पढ़ लेना, रिवीजन क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसमें बहुत कुछ आता है। आरटीपी से इंस्टीट्यूट बहुत कुछ पूछती है, देयर आर हाई चांसेस, ठीक है, गारंटी नहीं है, लेकिन हाई चांसेस है कि आरटीपी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। रिसीट्स विच आर ऑब्टेन इन
बिजनेस एक्टिविटीज आर रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिसीट्स शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसीट्स। एक्चुअल पैसा मतलब रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू मतलब सेल्स। रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके कैपिटल या तो फिर रेवेन्यू वाले टॉपिक के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये कैपिटल और रेवेन्यू वाला। इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, ट्रू और फॉल्स में हर एग्जाम में आता है, अच्छे से करके जाना एग्जाम्पल्स, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो कंटीजेंट एसेट मतलब क्या होता है, ये कोई एसेट नहीं है, ये कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल एसेट है या पॉसिबल लाइबिलिटी है विच डिपेंड्स अपॉन सम फ्यूचर इवेंट, ठीक है, अभी है नहीं, फ्यूचर प्रोबेबल है। कंटीजेंट एसेट क्या होता है, इट इज अ पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आपने पहले कुछ किया था, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी। वंस अगेन पॉसिबल एसेट है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट which depends upon happening or non happening of future event which is out of control of entity। अब contingent liabilities क्या होता है, इसके दो डेफिनेशन है। पहला तो इसका जस्ट उल्टा, अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन वहां पे एसेट था, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, फिर से अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, यहाँ वहां पे भी पास्ट इवेंट है, यहाँ पे भी पास्ट इवेंट, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एंटिटी। सेम डेफिनेशन, ठीक है, सेम डेफिनेशन कंटीजेंट एसेट और कंटीजेंट लायबिलिटी का। एक और डेफिनेशन आपको पता है होगा लेकिन आप अमाउंट असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको पता है कि होगा लेकिन आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है लेकिन पैसा नहीं भरना पड़ेगा, ठीक। सेकंड डेफिनेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, पॉसिबल मतलब फ्यूचर में पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट मतलब अभी भी ऑब्लिगेशन है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट के कारण अराइज हुआ है, बट नॉट रिकॉग्नाइज, हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला, इट इज नॉट प्रोबेबल, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब चांसेस है कि आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है मतलब पैसा, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, या तो फिर एसेट चले जाएगा हमारा, ठीक। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो उसका आउटफ्लो रिक्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब देना नहीं पड़ेगा, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। या तो फिर अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, आपकी ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट लेकिन आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो, कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा, तो भी उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मानना है। लायबिलिटी है लेकिन कंटीजेंट है, होगा या नहीं होगा श्योरिटी नहीं है, राइट। ये दो डेफिनेशन के बाद मूव करते हैं प्रोविजन के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास रिलायबल एस्टिमेट बन गया, ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट बन गया तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अभी अनसर्टेन है अमाउंट लेकिन एक मेजर कर सकते हो रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। आपको पता है एप्पल सैमसंग बहुत सारे हैंडसेट्स बनाते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी का देते हैं, अब उसके ऊपर वो वारंटी देते हैं 1 साल की। वारंटी सामने वाले के लिए बेनिफिट है लेकिन इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है, पता नहीं है ना कितने हैंडसेट्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप एस्टिमेट लगा सकते हो, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस से हर साल 4 से 6% तक आपका हैंडसेट वापस आता है फॉर वारंटीज, तो आप एवरेज पकड़ोगे तो 5% आपका आ जाएगा, तो इनके पास एक रिलायबल एस्टिमेट है, ठीक। प्रोविजन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स वेयर एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, वहां पे प्रोबेबल नहीं था, यहाँ पे प्रोबेबल है, एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, आप एक एस्टिमेट भी लगा पा रहे हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं था, यहाँ पे रिलायबल एस्टिमेट है प्रोविजन में लेकिन वहां पे रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। प्रोविजन इज प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, देखो अनसर्टेन अमाउंट है विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर on certain future events. Provision meets the recognition criteria, ये मीट करता है, and a contingent liability fails to meet because आप estimate ही नहीं लगा पा रहे हो। Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from past events and an outflow of resources embodying economic benefit is probable and a reliable estimate can be made
ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है डज नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब वहाँ पे एक तो रिसोर्सेज नहीं जाएंगे ये पता है, और दूसरा अगर नहीं पता तो आप रिलायबल एस्टिमेट मेड नहीं कर पा रहे हो। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल दैट द सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो रिसोर्सेज, तो वो रिकॉग्नाइज कर देगा प्रोविजन में। लेकिन अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है दैट इट इज लेस लाइकली, ठीक है, चांसेस ही नहीं है पेमेंट करने के, तो वो क्या हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, हो सकता है करना पड़े, हो सकता है ना करना पड़े। अगर पता है करना पड़ेगा, जैसे कि वारंटी पता है ना करना पड़ेगा कंपनी को, अगर आप एप्पल के अकाउंटेंट हो, आपको पता है कि वारंटी में हैंडसेट आएगा तो उसके ऊपर खर्चा होगा, अब वो खर्चा फ्री थोड़ी ना होने वाला है, तो वो प्रोविजन होता है। इसके बाद यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज अडॉप्ट कर रही है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन जो हमने पहले पढ़ लिए। ठीक, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां पे डिपेंड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। और आप सिलेक्शन कैसे करते हो, 3 चीजों के बेसिस पे करते हो। पहला होता है प्रूडेंस, दूसरा होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा होता है मटेरियलिटी। प्रूडेंस क्या होता है, आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस है उसको रिकॉर्ड करना है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है, आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ, ऊपर ऊपर से मत देखो। और तीसरा होता है मटेरियलिटी, जो सिग्निफिकेंट है बिजनेस के लिए। ठीक, अब है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब कब करोगे, पहला जब लॉ की डिमांड है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस के लिए, और तीसरा जो आपकी नई पॉलिसी है वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रही है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। ठीक है, इन 3 केसेस पे चेंज कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट द केसेस व्हेन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज। तो आप लिखो इन फॉलोइंग केसेस द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज। फर्स्ट है टू कंप्लाई विद द न्यू लॉ, दूसरा टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी एक लॉ के टाइप का ही होता है। ठीक है, लॉ नहीं है लेकिन लॉ के टाइप का फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा द न्यू मेथड विल शो बेटर पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो फिर विल शो मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज, ये अपन ने पहले भी कर लिया। ठीक है, आरटीपी का क्वेश्चन है, आप कर लेना, इसको आ सकता है एग्जाम में। अभी जो लास्ट पेज के क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है जो आरटीपी में है लेकिन आज तक पूछे नहीं गए, सारी की सारी आरटीपी इंस्टीट्यूट की अभी तक जितनी भी आरटीपी है उनके क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल कर दिए, और जो एग्जाम में पूछे नहीं गए। तो आरटीपी का क्वेश्चन अभी तक अगर एग्जाम में नहीं आया है तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में आ जाए, इनको आप प्रॉपरली कर लीजिएगा। ठीक है, इनके आंसर्स भी यहीं पे दे दिए गए हैं, स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग मेथड्स एंड आउटपुट, हाँ ट्रू है। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जनरली शोन इन द बैलेंस शीट, नो फॉल्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है उसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप सेट करते हो तो एक मेथड की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाती है मार्केट में, मतलब मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करोगे, बाकी सब भी फॉलो करेंगे, तो एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, ठीक है, कंपेरेबल प्रैक्टिस हो जाती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। मेजरमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेजरमेंट को पढ़ लेना, हाई चांसेस एग्जाम में आने के। हर बार इंस्टीट्यूट का आरटीपी में आता है लेकिन इसको पूछा नहीं गया है। और इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये जो 2 कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनके आंसर का रट्टा मार लेना वर्ड टू वर्ड, मोस्ट चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आरटीपी में बार बार पूछती है इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में पूछ ले। तो आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसके बाद अपन जर्नल टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवीजन में।